भारत के हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और सड़कों को टोल टैक्स की गुलामी से कब आजादी मिलेगी। हम आजादी की बात तो बहुत करते हैं, देश तो हमारा कब का आजाद हो चुका है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी गुलाम हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में लोग हर साल उतना टोल टैक्स भरते हैं जितना पाकिस्तान जैसे देश का कुल रक्षा बजट भी नहीं है। भारत में 1,46,000 किलोमीटर लंबे 599 नेशनल हाईवेज हैं, 1,79,000 किलोमीटर के स्टेट हाईवेज हैं और 5,500 किलोमीटर के 44 स्टेट एक्सप्रेसवेज हैं जो इस समय टोल टैक्स की गुलामी से संघर्ष कर रहे हैं, टोल टैक्स में जकड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन हाईवेज और एक्सप्रेसवेज से हर साल टोल टैक्स के रूप में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की वसूली होती है, जो वर्ष 2029 और 30 तक 1,30,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी अब हमें इन हाईवेज को अनलॉक करना है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सड़कें, पुल, हाईवेज, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए सरकारों को इनकम टैक्स देते हैं, रोड सेस देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, अलग अलग उत्पादों पर जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, तो फिर सरकारें और हाईवेज बनाने वाली कंपनियां आपसे इन्हीं सड़कों पर चलने के लिए आखिर टोल टैक्स क्यों लेती हैं? आप तो पहले से ही इतने सारे टैक्स दे ही रहे हैं, सड़क पर चलने के लिए आप पहले से ही रोड टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर ये टोल टैक्स क्यों? ये असल में एक बहुत बड़ी बेईमानी है जिसके खिलाफ आज से हम एक नया स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर रहे हैं और ये आपके लिए है। और ये स्वतंत्रता आंदोलन उन हाईवेज और सड़कों के लिए है जो टोल टैक्स की गुलामी में जकड़ी हुई हैं, और ये टोल टैक्स अब एक झोल टैक्स बन चुका है, क्योंकि इस टोल टैक्स में बहुत झोल है। इस मुहिम के पहले एपिसोड में आज हम आपको मध्य प्रदेश से अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां 2 हाईवेज पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इनमें पहला स्टेट हाईवे भोपाल को देवास शहर से जोड़ता है, जिसका निर्माण वर्ष 2010 में हुआ था। हमारे वो दर्शक जो मध्य प्रदेश में रहते हैं और खास तौर पर इस इलाके में रहते हैं, वो आज हमारी इस खबर को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और हमारे बाकी दर्शक जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं और टोल टैक्स दे रहे हैं अलग अलग हाईवेज के लिए, वो भी आज यहां से कुछ शिक्षा ले सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि उनके राज्यों में, उनके इलाके में क्या ऐसा ही हो रहा है। अब इस हाईवे को देखिए, 150 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे के निर्माण पर कुल मिलाकर 426 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन सरकार वर्ष 2011 से 2024 के बीच इस हाईवे से 1,610 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है, जो इस हाईवे की कुल लागत से 1,184 करोड़ रुपए ज्यादा है। और यह पैसा इतना है कि इसमें 3 और ऐसे ही हाईवेज बन सकते हैं। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि जब सरकार इस हाईवे की कुल लागत से लगभग 1200 करोड़ रुपए ज्यादा टोल टैक्स वसूल चुकी है, तब भी यह टोल टैक्स ऐसे ही जारी है, यह थमा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत राज्य सरकार और इस हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी को अभी वर्ष 2033 तक इस हाईवे से टोल टैक्स वसूलने की आजादी है, छूट है। यानी वो 2033 तक टोल टैक्स वसूलती रहेगी वो कंपनी, जिसका मतलब यह हुआ कि अभी सरकार और ये कंपनी इस हाईवे से अगले 9 वर्षों में लगभग 1300 करोड़ रुपए का टोल टैक्स और वसूलेगी। और इस तरह जिस हाईवे को बनाने पर सिर्फ 426 करोड़ रुपए खर्च हुए, उससे टोल टैक्स के रूप में लगभग 3000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और इस तरह इस हाईवे की कुल लागत पर सरकार को और बनाने वाली कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को कुल 600% का रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न मिलेगा। और बात यहां पर सिर्फ एक हाईवे की नहीं है। दूसरा स्टेट हाईवे राजस्थान के बॉर्डर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जोड़ता है, जिसकी लंबाई है करीब 250 किलोमीटर। यह हाईवे 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें 4 लेन का एक स्टेट हाईवे मध्य प्रदेश के लेबड़ से जावरा के बीच है, जिसका निर्माण वर्ष 2011 में हुआ था। इस हाईवे को बनाने पर सरकार ने 589 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन पिछले 13 वर्षों में सरकार इस हाईवे से 1,909 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है। और इस हाईवे की लागत से ये 1320 करोड़ रुपए ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात यह कि यह टोल टैक्स अभी वर्ष 2038 तक ऐसे ही वसूला जाएगा।
और कुल मिलाकर जिस हाईवे के निर्माण पर 589 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस हाईवे के टोल टैक्स से ही सरकार को और इसे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को लगभग 4000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और सोचिए, ये 4000 करोड़ रुपए आखिर किसकी जेब में जा रहे हैं? ये पैसा आपका है, देश की जनता का है, और आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे हो रहा है? इस हाईवे का एक दूसरा भाग वो है जो मध्य प्रदेश के जावरा को नया गांव से जोड़ता है, और इस हाईवे को बनाने पर भी 425 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन राज्य सरकार इस हाईवे से भी वर्ष 2012 से 2024 के बीच 2167 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है, जो इसकी लागत से 1700 करोड़ रुपए ज्यादा है। दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस टोल टैक्स वाली लूट के खिलाफ बोलने वाला कोई है ही नहीं। सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं कि वो इन हाईवे से उनकी लागत से कई गुना ज्यादा टोल टैक्स वसूल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद न तो इन हाईवेज पर टोल टैक्स को बंद किया जाता है और ना ही इसके बारे में सरकारें कभी कोई सुध लेती हैं, और जनता को तो पता ही नहीं चलता। और ये टोल टैक्स इसी तरह से ऐसे ही चलता रहता है, और ये असल में एक बहुत बड़ा घोटाला है जो अभी कानूनी तरीके से हमारे देश में चल रहा है। इसमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से लेकर हाईवे बनाने वाली कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर्स और यहां तक कि कई बड़े बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। और ये घोटाला हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड हो रहा है, जिसे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आज समझ पाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं भोपाल से देवास की ओर जाने वाली भोपाल देवास टोल रोड पर, और जो कागज हमारे पास मौजूद है उस कागज के मुताबिक खुद सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस टोल रोड को बनाने में जो लागत आई थी वो करीब 426 करोड़ रुपए की थी। लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी अगस्त 2010 से टोल इस सड़क पर लेना शुरू किया गया, और आज की तारीख तक इस पे करीब 1610 करोड़ रुपए टोल के वसूले जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, टोल की दरें जो है वो भी हर साल बढ़ती है, और इस तरीके से देखा जाए तो इस सड़क पर टोल जो यहां से लेकर देवास तक जाते हैं, करीब करीब 150 रुपए के लगभग कुल टोल जो है वो इस सड़क पर लिया जाता है। हाईवे वगैरह तो अच्छा है, पर ये टोल वगैरह जो है सब महंगे हैं। किस तरह से महंगे? टोल वगैरह जैसे गाड़ियाँ जाती हैं तो गाड़ियों के मतलब 100-150 रुपए लग रहे हैं, तो वही अगर कम लगे तो अच्छा है। और रोड टैक्स जब गाड़ी निकलती है, जब से हम टोल पे पैसा ले लेते हैं, रोड टैक्स का पैसा लेते हैं, सबका लेते हैं, तो फिर महंगा पड़ता ही है। इंदौर तक जाते हैं, इंदौर तक महंगा ही है, सिर्फ हर 50 किलोमीटर पे टोल आता है, महंगा टोल है। ये टोल नाके जो है सर, यहाँ का पैसा बहुत ज्यादा लगता है। जैसे एक ये नया गांव का टोल है 35 रुपए यहाँ लगते हैं, पिपलिया मंडी में लगते हैं 55 रुपए, मानन खेड़ा में लगते हैं, बिलपाक लगते हैं, ऐसे लेबर तक टोल ही टोल है सर। और बहुत सारा मतलब पैसा इस रोड पे लगता है। लागत के अनुसार 3 से 4 गुना वसूली की गई, 4 गुना 5 गुना तक वसूली की गई, और 2038 तक इनकी वसूली की जाना, मतलब 23 साल तक की सरकार लूट में छूट देने का सत्ता और सरकार में बैठे लोगों को बेनकाब होना चाहिए। आज ये हालत है हमारी कि धार से इंदौर अगर 4 लेन पे अगर कोई जाता है तो उसको 170 रुपए टोल वसूला जाता है, जबकि धार से इंदौर का किराया 100 रुपए है। तो कहीं उस यात्री को बस से जाने में कहीं ज्यादा अधिक सुविधा है बजाय अपने निजी वाहन से। मेरा है कि सत्ता और सरकार में बैठे ये लोग बेनकाब होना चाहिए, और जनता की जो छूट की लूट दी जा रही है उससे छूट मिलना चाहिए। टोल नाके स्थापित किए जाते हैं उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। इंदौर उज्जैन रोड इसका एक उदाहरण है। उद्देश्य ये था कि उज्जैन का जब कोई वाहन जब इंदौर जिले में आएगा तो टोल देगा, और इंदौर का वाहन जब उज्जैन जिले में जाएगा तो वो टोल देगा। हो ये रहा है कि इंदौर के वाहन को इंदौर के टोल नाके पे टोल कट जाता है,
तो इंदौर से मात्र 2-3 किलोमीटर इंदौर के जिले में घूमने वाले वाहन को भी इस पर टोल देना पड़ता है। उसी प्रकार उज्जैन के वाहनों को भी, जो उज्जैन जिले में घूम रहे हैं, उनको भी टोल लगता है। तो ये भी एक कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि ठेकेदार की और अधिकारियों की मिलीभगत का एक परिणाम है और जनता इस अवैध वसूली से। हमारे देश में और वैसे तो पूरी दुनिया में ही एक शब्द का इस्तेमाल होता है और वो है टैक्स टेररिज्म, यानी टैक्स का आतंकवाद, जिसे आप इस सिंपल से गणित से समझ सकते हैं। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदने के लिए बाजार में जाता है तो उसे एक नहीं बल्कि 3 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 10.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी तो उसे गाड़ी पर 28% जीएसटी के रूप में 2,97,000 रुपए, 17% रोड सेस के रूप में 1,80,000 रुपए और फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के रूप में 15,000 रुपए देने होते हैं। और इस तरह कोई भी व्यक्ति 10.5 लाख रुपए की गाड़ी पर सरकार को लगभग 4.5 लाख रुपए का टैक्स देकर उसे 15 लाख रुपए में खरीदता है। यानी जिस गाड़ी की कीमत 10.5 लाख रुपए है वो असल में आपको, जिसे हम ऑन रोड प्राइस कहते हैं, वो लगभग 15 लाख रुपए में आपको पड़ती है, क्योंकि टैक्स इतने हैं उसके ऊपर। इसके बाद जब कोई व्यक्ति इस गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है तो उस पेट्रोल पर अलग से हर बार 21% एक्साइज ड्यूटी और 15% वैट देना होता है। और अगर किसी व्यक्ति ने डीजल की गाड़ी खरीदी तो डीजल पर 18% एक्साइज ड्यूटी और 15% वैट लगता है। और फिर ये टैक्स यहीं समाप्त नहीं होते। जब यही व्यक्ति इस गाड़ी को खरीदने के बाद, इसमें पेट्रोल और डीजल भरवाने के बाद गाड़ी को नेशनल हाईवे पर लेकर जाता है तो उसे वहां प्रति किलोमीटर के हिसाब से अधिकतम 5 रुपए और देने होते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि 15 लाख रुपए की गाड़ी में 4.5 लाख रुपए और 100 रुपए के पेट्रोल पर लगभग 40 रुपए सरकार को टैक्स में देने के बाद अगर आप इसी गाड़ी से 100 किलोमीटर दूर हाईवे पर जाते हैं तो आपको 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 500 रुपए का टोल टैक्स भी देना पड़ता है। और अगर गलती से उस हाईवे पर गड्ढा होने के कारण कोई दुर्घटना हो जाए और आप उसमें घायल हो जाएं तो अस्पताल में इलाज के बिल पर और दवाइयों पर भी आपको अलग से टैक्स देना पड़ता है। और यह टैक्स खत्म होने का नाम नहीं लेता। फिर जीवन भर जब तक आप जिंदा रहेंगे ऐसे ही टैक्स देते चले जाएंगे। सरकार कहती है कि भारत में जिन हाईवेज और सड़कों का निर्माण वर्ष 2008 या उससे पहले हुआ था उन पर टोल टैक्स प्रति किलोमीटर 1 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। 1 किलोमीटर पर 1 रुपए से ज्यादा नहीं। लेकिन जिन हाईवेज और सड़कों का निर्माण वर्ष 2008 के बाद हुआ उन पर टोल टैक्स अधिकतम 5 रुपए प्रति किलोमीटर हो सकता है। और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 1 किलोमीटर पर 5 रुपए आपको देने पड़ेंगे। आज अगर आप दिल्ली से लखनऊ की यात्रा अपनी गाड़ी से करते हैं तो इस 554 किलोमीटर की यात्रा में आपको 1120 रुपए का टोल टैक्स देना होगा लगभग। इसका मतलब यह कि दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए आप सरकार को प्रति किलोमीटर 2 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह अगर आप दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो आपको 276 किलोमीटर की यात्रा के दौरान लगभग 400 रुपए का टोल टैक्स देना होगा, जो लगभग 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। और अगर आप मुंबई से पुणे अपनी गाड़ी में जाएं तो इस दौरान सिर्फ 95 किलोमीटर की यात्रा में आपको 406 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा, जो प्रति किलोमीटर हुआ लगभग 3.5 रुपए। अब जब आप ये सोचिए कि जब आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, रोड सेस दे रहे हैं, गाड़ी खरीदने पर 28% जीएसटी दे रहे हैं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट दे रहे हैं, उसके बाद इनकम टैक्स भी दे रहे हैं। सरकारें ये सारे टैक्स आपसे ये कहकर ले भी रही हैं कि वो इन पैसों से देश में सड़कें बनाएंगी, हाईवेज बनाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी। तो फिर इन हाईवेज पर चलने के लिए आपको अलग से टोल टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? तो इसका कारण है इन हाईवे और सड़कों को बनाने की हमारी मौजूदा व्यवस्था, हमारा मौजूदा कानून। इस समय हमारे देश में हाईवेज का निर्माण 2 तरीके से होता है। पहला है पब्लिक फंडेड, जिसमें बड़ा हिस्सा टैक्स पेयर्स के पैसे से जाता है, और दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हाईवे का निर्माण एक प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है। और ऐसे मामलों में सरकारें प्राइवेट कंपनियों के साथ एक अनुबंध करती हैं जिसमें टोल टैक्स को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और इस प्रक्रिया को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर कहते हैं। इसमें एक प्राइवेट कंपनी पहले अपने खर्चे से हाईवे का निर्माण करती है, अपना पैसा लगाकर,
फिर टोल टैक्स वसूलने से अपनी लागत को वसूल करती है टोल टैक्स के जरिए। और जब यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और जब ये कॉन्ट्रैक्टर या ये प्राइवेट कंपनी अपनी लागत वसूल चुकी होती है, अपना प्रॉफिट भी ले चुकी होती है, तो फिर वो उस हाईवे को सरकार को वापस सौंप देती है। यानी पहले वो बिल्ड करती है, बनाती है, फिर ऑपरेट करती है, खुद उसका संचालन करती है, जिस दौरान वो अपनी लागत निकालती है, अपना प्रॉफिट लेती है और फिर उस हाईवे को बनाकर सरकार को ट्रांसफर कर देती है। अब ये सरकारी प्रॉपर्टी हो गई और इसमें कोई समस्या भी नहीं है। दुनिया भर में यही होता है, बाकी देशों में भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। समस्या तब आती है जब टोल टैक्स वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट 30-30 साल तक चलता रहता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता और सरकारें और ये प्राइवेट कंपनियां 5-6 वर्षों में अपनी पूरी लागत वसूलने के बाद भी कई वर्षों तक कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण लोगों से ऐसे ही टोल टैक्स वसूलती रहती हैं और फिर ये टोल टैक्स खत्म ही नहीं होता। आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, जीवन भर आप टोल टैक्स देते रहेंगे, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली में वर्ष 2001 में एक डीएनडी फ्लाईवे का निर्माण किया गया था, जो दिल्ली को नोएडा शहर से जोड़ता था। दिल्ली नोएडा दिल्ली, इसीलिए इसे डीएनडी कहते हैं। इसे फ्लाईवे का नाम दिया गया था। यह था तो एक एक्सप्रेसवे, लेकिन फ्लाईवे था कि इसमें आप उड़ के जाएंगे, इतनी तेजी से आप दिल्ली से नोएडा पहुंच जाएंगे और नोएडा से दिल्ली पहुंच जाएंगे। यह फ्लाईवे सरकार की ही एक कंपनी ने बनाया, जिस पर 408 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह कंपनी वर्ष 2015 तक 1400 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी थी, जो इसकी लागत से 1000 करोड़ रुपए ज्यादा था। और यही वजह है कि जब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो अदालत ने वर्ष 2015 में यह कहते हुए इस सड़क पर लोगों से टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी कि यह लोगों के साथ अन्याय है। तब हाईकोर्ट ने कहा कि जब लागत जितना टोल टैक्स पहले ही वसूला जा चुका है, तो फिर भी लोगों से आप टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं। और उस समय एक बाइक को, यानी एक 2 व्हीलर को 1 वे ट्रिप के लिए 12 रुपए और एक गाड़ी को 4 व्हीलर को 28 रुपए देने होते थे एक तरफ का। और यहां समस्या सिर्फ टोल टैक्स की नहीं है। अभी जिसकी मैं बात बता रहा हूं, अब ये जो सड़क है डीएनडी जिसे हम कहते हैं, अब ये फ्री हो चुकी है और इस पर कोई टोल टैक्स वसूला नहीं जाता। अब ये बिल्कुल फ्री है, जैसे भारत की आम सड़कें हैं जिन पर कोई टोल टैक्स नहीं है, अब ये वैसी बन चुकी है। उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो सड़क है जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है, अब ये आजाद है। कई वर्ष पहले ही आजाद हो चुकी है। अब इस पर आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई टोल टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर इसकी शिकायत हाईकोर्ट तक ना गई होती, ये मुद्दा ना उठाया होता, तो हो सकता है इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसे बनाने वाली जो कंपनी है, वो आज भी लोगों से टोल टैक्स वसूल रही होती, जैसा कि बहुत जगह हो भी रहा है। लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि जब इससे टोल टैक्स वसूला जाता था, तब तक ये रोड बिल्कुल ठीक थी। आज अगर आप इस रोड पर जाएंगे तो ये टूटी फूटी सड़क है, जिसमें आपको बहुत सारे गड्ढे दिखाई देंगे, जिसमें कोई अनुशासन नहीं है और वहां पर वो आपको ऐसी ही लगेगी जैसे भारत की कोई भी आम टूटी फूटी ऐसी सड़क जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती। तो टोल टैक्स देने के वक्त इतना जरूर था कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसमें कभी कोई गड्ढा नहीं हुआ, ये सड़क कभी टूटी नहीं। लेकिन आज ये टूट चुकी है, इसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं और इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं। यानी सरकार के हाथ में जैसे ही आई, सरकार ने इसे डस्टबिन में फेंक दिया। और हो सकता है बाकी के जो हाईवेज हैं जिन पर आज आप टोल देते हैं, जिस दिन उन पर टोल बंद हो जाएगा, सरकार उन्हें भी वैसी ही सड़क बना देगी जैसा ये डीएनडी है, यानी उन सड़कों की बुरी हालत हो जाएगी। हाल ही में हैदराबाद में वहां के नेहरू आउटर रिंग रोड के ऑपरेशंस के लिए सरकार ने एक बोली लगाई, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को इस रिंग रोड का टेंडर मिला। और आपको पता है ये टेंडर कितने का है? ये 7,380 करोड़ रुपए का टेंडर है और ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने सरकार को दिए हैं ये टेंडर लेने के लिए। अब ये कंपनी अगले कई वर्षों तक इस सड़क से टोल टैक्स वसूलेगी और इससे उसे 16,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जबकि इस कंपनी ने सड़क का ठेका लेने के लिए सरकार को इससे आधे यानी 7,380 करोड़ रुपए ही दी है। और इससे आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं। अगर आपको 400 करोड़ रुपए का निवेश करके 3,000 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आप ऐसी सड़क का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, पैसा ही पैसा, चांदी ही चांदी, मजा ही मजा। एक कड़वा सच यह भी है कि हमारे देश में जिन सड़कों पर टोल टैक्स नहीं लगता, उन सड़कों की हालत बहुत ही खराब है
और जिन सड़कों की स्थिति अच्छी है उन सड़कों पर आपको मुफ्त में कोई चलने नहीं देगा, वहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। और इस तरह लोग टोल टैक्स वाली सड़कों का इस्तेमाल करने के लिए अपने आप ही मजबूर हो जाते हैं। सरकार ने स्थिति ऐसी कर दी है कि अगर आप मुफ्त वाली सड़क पर जाएंगे जहां पर कोई टोल टैक्स नहीं है, उस सड़क पर ना तो कोई अनुशासन है, दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है, उस सड़क की स्थिति बहुत खराब है, एक बारिश में खत्म हो जाती है और उसके बाद महीनों महीनों तक उसकी मरम्मत नहीं होती, टूटी फूटी सड़क है। और इन सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आपको समय भी ज्यादा लगेगा और आपकी यात्रा करने का जो पूरा मजा है वो भी खराब हो जाएगा। ये सब करके सरकार क्या चाहती है आपसे? सरकार ये चाहती है कि आप मुफ्त की सड़कों का प्रयोग करना बंद कर दें और मजबूरन इन हाईवेज का प्रयोग करें। और जैसे ही आप इस हाईवे पर आएंगे वैसे ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, सरकार की भी आमदनी होगी और वो जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसकी भी आमदनी होगी। तो एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार इतना पैसा लेती है, बजट में आवंटन करती है कि हम इतनी सड़कें बनाएंगे, इतने हाईवेज बनाएंगे, लेकिन अब टोल टैक्स वाले हाईवेज तो ठीक है जहां पर आपको आपकी पूरी जिंदगी अगले 25-30 साल तक टोल टैक्स देना है, लेकिन मुफ्त की सड़कों की अगर आप बात करेंगे तो अब वो चलने लायक रही ही नहीं। और बड़ी बात क्या है, अगर आपको कहीं दूर जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से अमृतसर जाना है, मुंबई से नागपुर जाना है या मुंबई के आसपास कहीं और 300, 400, 500 किलोमीटर की रेंज में कहीं जाना है, हवाई जहाज के किराए इतने महंगे हो चुके हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रेन का। ट्रेन में आपको टिकट ही नहीं मिलेगी, आप लगातार वेटिंग लिस्ट में रहेंगे जब तक कि आपके पास 2, 3, 4 महीने का समय ना हो। और अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो ट्रेन में भी अब इस तरह की व्यवस्था है कि आपको जितना जल्दी टिकट चाहिए उतना ही ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। और ट्रेन का कोई भरोसा नहीं कि वो समय पर आएगी भी या नहीं, और आने के बाद भी आपको उसमें सीट मिलेगी या नहीं। तो हवाई जहाज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रेन की आपको टिकट नहीं मिलेगी, फिर आप सोचेंगे कि मैं सड़क मार्ग से चला जाता हूं, और फिर आप अपनी गाड़ी निकालते हैं और सड़क मार्ग से आप पहुंचते हैं जिसमें आपको 1000 से 1500 रुपया ऐसे ही टोल का आपको देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर हमने आपके लिए एक मुहिम भी चलाई है और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई हाईवे है, ऐसा कोई एक्सप्रेस वे है जहां आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे जरूरत से ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा है, अब इस सड़क को भी आजाद कराने की आवश्यकता है, अब आपको इस सड़क पर और लगान नहीं देना, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें सोशल मीडिया पर बता सकते हैं और हम वहां जाकर आपका यह मुद्दा उठाएंगे। आज आपको महाराष्ट्र से आई ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए जहां बाढ़ के कारण हजारों मकानों में पानी भर चुका है और इस बाढ़ में करंट लगने से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ये बात हम कल भी आपसे कह रहे थे कि क्या इस देश में टैक्स भरने वाले आम आदमी की किस्मत में सिर्फ यही सब सहना और ऐसे ही मरना लिखा है? सुबह 2:30 बजे रात को 2:30 बजे पानी छोड़ा, लेकिन प्रशासन ने हमको अलर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो अचानक पानी छोड़ दिया, इसलिए पूरा तकलीफ हो गया। अभी ये जो बाइक भी गिरा है सब नुकसान हो गया। एक टाइम में पिछले टाइम भी 2-3 बार हो गया है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे ध्यान नहीं देती। कोई तो आना इसके लिए तो बोल रही कि ये सब मदद करने के लिए, खाने का तो छोड़ो, पर ये सब हम कैसा इधर अभी रुकेंगे। हाँ, इसके लिए बोल रही कि कोई तो आना मदद के लिए, ये पानी का क्या है कैसा है देखेंगे। हर साल नेता लोग आते इलेक्शन में आश्वासन देते हैं कि हम लोग ये सब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट ये हर साल का है। मैं एक कल्याण की सोसाइटी है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ घुटने से ऊपर पानी भरा हुआ है। पूरी सोसाइटी का जो ग्राउंड फ्लोर है वो पानी में डूब गया है।
मुंबई के बाद अब आप दिल्ली के पास गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखिए, जहां सिर्फ 2 घंटे की बारिश में कई इलाके बाढ़ की पानी में डूब गए। और आप इन बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को आज देखिए और सोचिए, जिन लोगों ने सरकारों को लाखों रुपए टैक्स देकर ये गाड़ियां खरीदी होंगी, उन्हें इस टैक्स के बदले में क्या मिलता है। गुरुग्राम एक ऐसी जगह है जहां पर माना जाता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वहां पर हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो यहां पर रहते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो महंगे मकानों में रहते हैं। जब महंगा मकान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, जब गाड़ियां खरीदते हैं तो उन पर भी टैक्स देते हैं। और जो इनकम टैक्स की श्रेणी में ये आते हैं, वो सबसे उच्च श्रेणी होती है इनकम टैक्स भरने वालों की। लेकिन आज जो व्यक्ति करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स भर रहा है, आज उस इनकम टैक्स के बदले, उस टैक्स के बदले उसे क्या मिलता है, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आम आदमी तो है ही, लेकिन मैं तो आज उन लोगों की बात कर रहा हूं जो हर साल बहुत मोटा टैक्स भरते हैं। लेकिन इस टैक्स के बदले में क्या होता है, ये आप देख लीजिए। मुंबई के लोग हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। दिल्ली के लोग 1,60,000 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। अकेले गुरुग्राम में सिर्फ 16 लाख लोग रहते हैं और वो गुरुग्राम भी सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इस गुरुग्राम के लोग 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स सरकार को भरते हैं। टैक्स के बदले में मिलता क्या है, जरा देखिए। इनकी जो महंगी महंगी गाड़ियां इन्होंने खरीदी हैं, वो कहां पार्क्ड हैं और कैसे उनमें पानी भर चुका है, जरा देखिए। जिसका मतलब यह हुआ कि मुंबई में औसतन एक व्यक्ति सरकार को 2.5 लाख रुपए का टैक्स दे रहा है। दिल्ली में औसतन एक व्यक्ति 80,000 रुपए का टैक्स दे रहा है। गुरुग्राम में 2,65,000 रुपए का टैक्स दे रहा है एक व्यक्ति। लेकिन सोचिए, इन शहरों के लोगों को इतना टैक्स देने के बाद भी आखिर मिलता क्या है? क्या सड़क मिल रही है? क्या साफ हवा मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? आसपास रहने के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है? मुंबई बाढ़ से बेहाल है। दिल्ली में बाढ़ के साथ वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। और गुरुग्राम की तस्वीरें तो आपने देख ही ली। यानी इतना टैक्स भरने के बाद भी ना सड़क मिलती है, ना साफ हवा मिलती है, ना घर में साफ पानी मिलता है, और बाकी चीजें तो छोड़ ही दीजिए। यह मुद्दा आज हमने देश की जनता के लिए उठाया है। यह मुद्दा आपके बारे में है, यह मुद्दा आपकी जेब के बारे में है, यह मुद्दा आपके अधिकारों के बारे में है। आज पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे देश के लोग इस तरह की खबरों को देखना भी चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। अक्सर हमारे देश में यह भी देखा गया है कि लोग अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में मसालेदार खबरें देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे होते हैं जिन्हें अपने दुख की चिंता नहीं है, पड़ोसी के सुख की चिंता है। लेकिन आज हमने जो मुद्दा उठाया है, ये आपके दुख के बारे में है। इसकी कैसी व्यूअरशिप आती है हम कह नहीं सकते। हो सकता है ये आज की सबसे बड़ी फ्लॉप खबर साबित हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसे हम अपना कर्तव्य समझते हैं कि हम आपके जीवन से जुड़े हर मुद्दे को उठाएं और साथ ही आपको जागरूक भी करें। इसलिए अगर आपको ये मुद्दा अच्छा लगा तो आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ सड़कें हैं जिन पर अब टोल टैक्स बंद हो जाना चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी टीम वहां आएगी और वहां से खबर कवर करके पूरे देश को दिखाएगी और हम कोशिश करेंगे कि उन सड़कों को इस लगान से आज़ादी मिल जाए। अब हम आपको ये बताएंगे कि मुजफ्फरनगर में जब सलीम भोजनालय संगम भोजनालय के नाम से चल रहा था, शाकिर राणा का रेस्टोरेंट चीतल ग्रैंड के नाम से चल रहा था, तो हिंदुओं ने वहां कभी अपने ढाबों और दुकानों के नाम दूसरे धर्म के नाम पर क्यों नहीं रखे? और कोई शंभू ढाबा, सलीम ढाबा वहां पर क्यों नहीं बना? लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि इस पर आज अमेरिका ने क्या कहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से यह सवाल कौन पूछ रहा था? यह सवाल पूछा है पाकिस्तान के एक पत्रकार ने। अब जरा दोबारा से मैं आपको बताता हूं। एक पाकिस्तान का पत्रकार है जो भारत के खिलाफ सवाल पूछता है, जिसे मुजफ्फरनगर की बड़ी चिंता है, जिसे योगी आदित्यनाथ अच्छे नहीं लगते, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते, और वो जहरीले सवाल वहां बैठकर अमेरिका की सरकार से पूछता है।
असल में ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। अमेरिका में बहुत सारे पत्रकार पाकिस्तान के और कुछ और दूसरे देशों के ऐसे हैं जो एक एजेंडे पर काम करते हैं। पाकिस्तान की खुद की हालत कितनी खराब है, ये लोग पाकिस्तान के बारे में कोई सवाल नहीं पूछते। इनका काम ये है कि इन्हें ये कहा जाता है कि आपको भारत के बारे में सवाल पूछना है, भारत को बदनाम करने वाला सवाल पूछना है। और खास तौर पर पाकिस्तान के जो इस तरह के पत्रकार हैं, ये अपने सवालों में अपनी टिप्पणी भी डालते हैं और सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं जिससे अमेरिका में सुनने वाले लोगों को यह पता चले कि भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और भारत में अल्पसंख्यक खतरे में आ गए हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया है और मुसलमानों पर जबरदस्त अत्याचार है। इसलिए पाकिस्तान का यह पत्रकार आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है उसे लेकर बड़ा चिंतित है। और अमेरिका को भी देखिए, अमेरिका ऐसा नहीं कि अमेरिका के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं, ये बड़े सीधे हैं, शरीफ हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। ये सब जानते हैं, इन्हें सब पता है कि यहां एक सेटिंग से काम होता है। इस तरह के पत्रकारों को वहां बैठाया जाता है, वो भारत विरोधी एजेंडा के साथ सवाल पूछते हैं और अमेरिका के ये जो प्रवक्ता हैं, ये बड़े खुशी खुशी इन सवालों के जवाब भी देते हैं और अपने आप को एक हेडमास्टर साबित करते हैं और कहते हैं कि हां, भारत में जो हो रहा है हम उस पर नजर रखे हुए हैं और भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए और अमेरिका तो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है और हम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यानी पूरी एक सेटिंग है कि पाकिस्तानी पत्रकार इस तरह के सवाल पूछेंगे, फिर अमेरिका की सरकार का जो प्रवक्ता है उसका जवाब देगा और उसे जो कहना है वो कहेगा और फिर पूरी दुनिया में इसे दिखाया जाएगा। तो ये सेटिंग वाला सवाल है और सेटिंग वाला ही जवाब है। अब वापस अपने देश पर आते हैं। दूसरे देश तो बड़ा एजेंडा चला ही रहे हैं, पाकिस्तान के जैसे देश एजेंडा चलाते हैं और अमेरिका जैसे देशों को ऐसी बातों पर भारत को दबाव में डालने का मौका मिल जाता है और उन्हें भी अच्छा लगता है। अब देखिए, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर आज एक बहुत बड़ा सवाल हम आपके सामने लेकर आए। आखिर ऐसा क्यों हो गया कि यह आदेश सिर्फ एक कौम के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ माना गया और यह कहा गया कि यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? अगर दुकान और किसी ढाबे के संचालकों के लिए असली नाम अपना बताना और घोषित करने का आदेश आया है तो यह आदेश असल में सभी के लिए था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यह आदेश सबके लिए आया है। अगर आज आप किसी पारसी को कहें कि आपको अपने ढाबे पर यह बताना होगा कि आप पारसी हैं तो बताएगा। किसी सिख को कहें कि आपको बताना होगा कि आपकी दुकान किस व्यक्ति की है और आपको अपना नाम लिखना होगा, वो लिख देगा। किसी हिंदू को अगर आप कहेंगे वो भी लिख देगा। तो फिर एक धर्म के लोगों को परेशानी क्या है? जो ये कानून है ये सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए है, लेकिन देखा यह गया कि जिन लोगों ने ढाबे, दुकान या रेस्टोरेंट के नाम बदले वो ज्यादातर एक ही धर्म के थे और वो ज्यादातर मुसलमान थे। तो अब सवाल ये उठने लगा कि आखिर हिंदुओं ने अपने ढाबे और दुकानों के नाम क्यों नहीं बदले? हिंदुओं ने उनके नाम बदल कर कुछ और क्यों नहीं रखे? जितने भी ढाबे वाले ऐसे थे जिन्होंने बाद में नाम बदला अपना, वो सारे एक ही धर्म के क्यों थे? और इस धर्म के जो तमाम लोग हैं उन्होंने अपने ढाबों के नाम बदले क्यों? इस मामले पर बारीकी से गौर करने के बाद यह पाया गया कि हिंदुओं ने अपने ढाबे या दुकानों पर अधिकतर अपने असली नाम ही लिखे हुए थे, जबकि दूसरे धर्म से जुड़े कई लोगों ने नाम बदलकर किसी हिंदू धर्म से जुड़े नाम से अपने ढाबे की पहचान बना रखी थी। दरअसल मुजफ्फरनगर से होकर जाने वाला यह रास्ता, ये पूरी सड़क उत्तर प्रदेश को देवभूमि उत्तराखंड से जोड़ता है और इस रास्ते से लाखों लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और दूसरे हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि इस दौरान उनके खाने पीने की शुद्धता बनी रहे। देवस्थान पर जाने से पहले मांस, मछली, अंडा ही नहीं, ऐसी जगहों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसा जो है कहा जाता है। ऐसी जगह जहां पर इस तरह का खाना बनता है, जहां पर मांसाहारी खाना बन रहा है, जहां पर मान लीजिए बीफ पकाया जा रहा है, श्रद्धालुओं को ऐसी जगह पर खाना तो दूर, ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए जिसने मांसाहार तैयार किया हो, बनाया हो। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि ढाबे या दुकान का नाम मुस्लिम नाम पर रखने से कम लोग उनके यहां आएंगे, इसलिए वो नाम बदल देते हैं, अपनी पहचान छुपा लेते हैं और उस ढाबे का नाम हिंदू नाम पर रख देते हैं ताकि आने वाले जो उनके कस्टमर हैं वो धोखे में आ जाएं और धोखा खाकर वहां पर खाना खाने के लिए रुक जाएं
और जो ढाबे का मालिक है वो उनसे पैसा बना ले। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का वो जिला है जहां 57% आबादी हिंदुओं की है, 41% आबादी मुसलमानों की है। यानी मुसलमान यहां कम नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है, लगभग बराबर की आबादी है। और बड़ी बात यह है कि यहां जिस तरह मुसलमानों ने अपनी दुकानों के नाम हिंदू धर्म के नामों पर रखे हुए थे, वैसा हिंदुओं ने नहीं किया। श्री बालाजी कैंटीन के मालिक देवराज कश्यप हैं, तेजस्वी होटल के मालिक भी हिंदू हैं, देव होटल के मालिक भी हिंदू हैं, वैष्णवी भोजनालय के मालिक भी हिंदू हैं, साक्षी टूरिस्ट ढाबा के मालिक भी हिंदू हैं। लेकिन बाबू ढाबा के मालिक बाबू खान है, संगम भोजनालय के मालिक मोहम्मद सलीम है, चीतल ग्रैंड के मालिक मोहम्मद शाकिर राणा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं ने मुजफ्फरनगर में अपनी दुकानों के नाम नहीं बदले, लेकिन मुसलमानों ने ऐसा किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? आपने भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा और यह विश्लेषण आज आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर जरूर देखना चाहिए। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां लग्जरी लाइफस्टाइल के दिखावे को एक सामाजिक बुराई मानकर इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। चीन में इसे लग्जरी शेमिंग का नाम दिया गया है, जिसमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाता है जो अपना बड़ा शानदार घर, अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, अपने महंगे ब्रांडेड कपड़े, महंगे ब्रांडेड बैग्स, अपने महंगे आईफोन्स, अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी घड़ियां सोशल मीडिया पर उनका दिखावा करते हैं और यह बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं कितना बड़ा आदमी हूं, मेरे जीवन में कितना पैसा है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमारे देश में भी यही काम करते हैं। वो बताते हैं कि वो कितने बड़े महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कितने महंगे जूते पहनते हैं, उनकी गाड़ियां कितनी महंगी हैं। चीन में भी यही काम हो रहा है। चीन में वीबो, टिकटॉक और रेड जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है जो अपने वीडियोस और तस्वीरों में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते थे, दिखावा करते थे। और यहां बात सिर्फ इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है। चीन की मशहूर एक्ट्रेस हैं एक, जिनका नाम है बिंग बिंग, और मशहूर रैपर हैं जिनका नाम है क्रिस वू। उन्हें भी उनके लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा करने के लिए सोशल मीडिया पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जबकि चीन के मशहूर टिकटॉक स्टार वांग के अकाउंट को भी सिर्फ इसी वजह से डिलीट कर दिया है क्योंकि वो अपनी दौलत का अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बहुत शो ऑफ करते थे। वांग की गलती ये थी कि वो अपने सभी वीडियोस में ये बताते थे कि वो जब भी अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो उनके कपड़ों की कीमत भारतीय रुपयों में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। सोचिए, ये व्यक्ति 12 करोड़ रुपए के कपड़े पहन रहा है और वह हर वक्त कम से कम 8 लोग उनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। और ये टिकटॉकर अपने वीडियोस में अपना आलीशान घर दिखाता था, अपनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां दिखाता था और 5 स्टार होटल्स में जाकर अपने वीडियोस बनाता था, जिसकी वजह से इसके अकाउंट को बंद कर दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या भारत में ऐसा मुमकिन है? भारत में ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने शानदार महंगे लाइफस्टाइल का सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं। लेकिन भारत में ना तो इसे बुरा माना जाता है, ना ही इसके लिए किसी का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक होता है और ना ही ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता है। तो बड़ा कारण यह है कि चीन में ऐसा हो क्यों रहा है। यह सब कुछ 2 कारणों से हो रहा है, जिनमें पहला कारण वो है जिसके बारे में सरकार बता रही है। तो सरकार का क्या कहना है जो वो कहती है? सरकार कहती है कि वो चीन के लोगों में आर्थिक असमानता की भावना को खत्म करना चाहती है, जिसके कारण अमीरों को उनके शानदार लाइफस्टाइल का दिखावा करने से रोका जा रहा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे देश में गरीब और अमीर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है और जब अमीर लोग अपने इस महंगे लाइफस्टाइल का शो ऑफ करते हैं तो गरीब लोगों की मानसिकता पर उसका बुरा असर पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इस देश में सबको बराबरी से रहना चाहिए। लेकिन सरकार का दूसरा कारण यह है जिसे सरकार खुलकर स्वीकार नहीं कर रही, वो है असल में चीन में लोगों की आमदनी अब घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और छोटे शहरों और गांवों में गरीबी बहुत ज्यादा है। और इस सब के बीच वहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन है और सोशल मीडिया है और मोबाइल फोन पर, स्मार्टफोन पर चीन के लिए अब एक नई परेशानी बन गई है क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, अब उन्होंने भी अपने
सोशल मीडिया पर स्मार्टफोन के जरिए ये देख लिया कि शहरों में क्या हो रहा है और उसके बाद उनमें विद्रोह की भावना आती है कि अगर इनके पास इतना पैसा है तो मेरे पास क्यों नहीं। असल में चीन में जब आम लोग सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को विदेशों में घूमते हुए देखते हैं, महंगी वेकेशंस पर जाते हुए देखते हैं, उनके पास महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, आलीशान घर देखते हैं, तो इससे उनका तनाव बढ़ जाता है और ये लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ उनके पास क्यों नहीं है। और फिर वो सरकार से भी सवाल पूछते हैं कि हमारे जिंदगी में ये सब कब आएगा। और इसी अवसाद और तनाव से चीन के आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, जिसके कारण अब वहां की सरकार ने अपने महंगे लाइफस्टाइल का दिखावा करने वालों को सामाजिक रूप से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। और असल में चीन की सरकार इस बात से डरी हुई है कि कहीं दूसरे लोगों का इस तरह का लाइफस्टाइल देखकर वहां के आम लोग इतने परेशान ना हो जाएं कि इससे वो विद्रोह कर बैठे। और यही कारण है कि चीन में अब बड़े स्तर पर महंगे लाइफस्टाइल के लिए लोगों की ट्रोलिंग हो रही है, सामाजिक रूप से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और अब ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अब इन्होंने अपने इस तरह के वीडियोस डालना बंद कर दिया है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 100 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स चीन में हैं। चीन में हर व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 6 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और जब सोशल मीडिया पर वो ऐसी चीजें देखता है जो उसके जीवन में उसके लिए उपलब्ध नहीं है तो वो निराश हो जाता है। और यही बात चीन की सरकार को अब परेशान कर रही है। और इसी वजह से जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं, जैसे लुई विटॉन, डियोर बैग्स, बर्बरी और बड़ी बड़ी जो महंगी स्विस घड़ियों के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन सब की बिक्री बहुत कम होने लगी है। और जब इन सारे ब्रांड्स की बिक्री कम हुई तो इन्होंने ये चेक किया कि हमारा सामान बिक क्यों नहीं रहा। तो पता चला कि चीन के लोगों ने अब ये सामान खरीदना बंद कर दिया है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में लग्जरी आइटम्स का जो बाजार है उसमें सबसे ज्यादा 35% की हिस्सेदारी चीन के लोगों की है। देश के सभी नागरिकों के पास बराबर संपत्ति होनी चाहिए, ये विचार वामपंथियों ने ही दुनिया के सामने रखा था। वामपंथी तो यही कहते हैं। लेकिन जिस चीन में आज कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है वहां अब भी आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा फर्क है। और यही बात चीन को अब परेशान कर रही है। चीन की राष्ट्रीय आय, उसका 41% हिस्सा सिर्फ वहां के टॉप 10% लोगों के पास चला जाता है और बाकी लोग बस सोशल मीडिया पर इन मुट्ठी भर लोगों का शानदार लाइफस्टाइल और इनका दिखावा देखकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उनके ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे। यही बात भारत में भी हो रही है। हमारे देश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ऐसे दिन भर तस्वीरें और वीडियोस डालते हैं जिनमें ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपना शानदार घर दिखाते हैं, बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, अपने शानदार फॉरेन ट्रिप्स की तस्वीरें डालते हैं, महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते और बड़ी बड़ी महंगी घड़ियों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन कितना खुशहाल है, वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या अचीव किया है। यानी ये अचीवर्स हैं। और इस आभासी दुनिया में इन तस्वीरों को देखकर बाकी के आम जनता तनाव में आ जाती है या फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो करने लगते हैं, उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं और सोचते हैं कि एक दिन उन्हें भी ऐसा बनना है। और फिर हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश का जो युवा है, वो इसी लाइफस्टाइल को अपने लिए एक लक्ष्य बना लेता है जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत में जब से लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता रहे हैं तब से उनके गैर जरूरी खर्चे बढ़ गए हैं और ये खर्चे भी लोग अब कर्ज लेकर पूरा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी फैशनेबल बनना है। उदाहरण देखिए, भारत में 70% आईफोन लोगों ने किश्तों पर खरीदे हैं, ईएमआई पर। इनमें भी ज्यादातर आईफोन्स लोगों ने 90% के लोन पर लिए हैं। भारत में 10 करोड़ लोगों के पास अब क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनसे सिर्फ फरवरी के महीने में ही लोगों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग की थी, जो भारत के पूरे साल के कृषि बजट से भी 18,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इससे भी बड़ी बात यह कि भारत के ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा तो खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इस पैसे को समय पर चुका नहीं पाते। भारत के लोगों पर क्रेडिट कार्ड से खर्च हुए पैसों का 31% पैसा बकाया है, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये उधार है। और यहां बात सिर्फ क्रेडिट कार्ड की नहीं, भारत में 67% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम एक बार पर्सनल लोन ले लिया है और पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट हमारे देश में 21% तक पहुंच गई है।
जबकि छुट्टियों पर घूमने के लिए भी, वेकेशन पर जाने के लिए भी लोग अब लोन ले रहे हैं। पर्सनल लोन का 20% पैसा लोग अब छुट्टियों पर जाने पर खर्च कर रहे हैं। और यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अब जब लोग सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों का इतना शानदार चमचमाता लाइफस्टाइल देखते हैं तो उन्हें वो बाहर वेकेशन पर जाते हुए देखते हैं, बड़े बड़े होटल्स में खाना खाते हुए देखते हैं, उन्हें प्रीमियम फोन इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखते हैं। तो हमारे देश की जो आम जनता है, मध्यम वर्ग जो है, या उससे भी जो नीचे के लोग हैं, जो हमारा युवा है, जो छोटे छोटे गांवों में रह रहा है या वो छोटे कस्बों में रह रहा है, वो भी वैसा ही बनने का सपना देखता है। और जब वो नहीं बन पाता वैसा, तो फिर उसे भी कुंठा होती है, निराशा होती है, जिसके कारण कई बार लोग गलत रास्ता ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हमारे देश में भी लोगों ने इस तरह अमीर लोगों का, अपने दौलत का जो प्रदर्शन होता है उसका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो हमारे देश की जो इस समय युवा वर्ग है उसे काफी फायदा हो सकता है। कभी कभी अपनों को जीते जी भी कंधा दें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए।